हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स तीसरा अध्याय अध्ययन कर रहे थे। तीसरे अध्याय में हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी लिए थे। आगे हम लोग समय वेग ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब समय वेग ग्राफ है क्या? समय वेग ग्राफ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको गति के 3 समीकरण प्राप्त होंगे और गति के तीनों समीकरण कौन कौन से हम लिख दे रहे हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण आपका s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह आपका गति का 3 समीकरण है। अब यही हमको गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति करना है समय वेग ग्राफ से। अब समय वेग ग्राफ देखिए, समय वेग ग्राफ देखिए यह आपका पार्ट 2 है और जो कि आज कंप्लीट होना है, ठीक है ना। लेसन तीसरा सरल रेखा में गति। आप लोग इसको नोट में कंप्लीट करते रहेंगे। तो समय वेग ग्राफ में हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं समय वेग ग्राफ द्वारा, यानी गति के पहले समीकरण की उत्पत्ति, फिर दूसरे फिर तीसरे चलते हैं। तो गति के या ग्राफीय विधि से डायरेक्ट कहेंगे, ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन या उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग सबसे पहले गति के तीनों समीकरण में हम कुछ बता देना चाहते हैं। देखिए v और u क्या है। अब आपको जैसे पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं मान लीजिए कि, या पैदल ही चल रहे हैं, आप लोग एक समान चाल से चल रहे हैं, तो यह आपका प्रारंभिक वेग हो गया। और कभी कभी होता है कि समान चाल से चलने के बाद दौड़ने लगते हैं, तो चाल आपकी तो बदल गई। पहले चाल कम थी, बाद में चाल अधिक हुई। तो जो शुरुआत में चाल चली जाती है उसको प्रारंभिक चाल बोलते हैं। प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल को u से डिनोट करते हैं और हमारा है अंतिम चाल को आप लोग v से डिनोट करते हैं। यह याद रखेंगे। चाल दोनों है, फर्क है कि यह u प्रारंभिक चाल है और v क्या है, अंतिम चाल, या प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, ठीक है ना, चाहे तो कहिए। चलिए प्रारंभिक हो गया या अंतिम हो गया। इसके बाद हमारा है ए तो आपका त्वरण जानते ही हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया। इसके बाद यस है आपका दूरी है, यू हो गया, टी आपका समय है, टी समय हो गया और सबके बारे में जानते हैं। तो हम लोग गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति कर लेते हैं। कैसे होता है, सबसे पहले आप लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए कैसे बना रहे हैं आप लोग नीचे ले लेंगे समय, यहां पर समय चल रहा है, समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। और ऊपर आपका क्या हो गया, वेग, समय वेग ग्राफ है ना। तो प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो वेग देखिए आपका, मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब जिसका निर्देशांक होता है 0 0। मान लीजिए कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, तो वह यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। अब जब कोई वस्तु चलेगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक चाल है, वह यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर आके रुका, यानी यह प्रारंभिक चाल है। और प्रारंभिक चाल को किससे डिनोट करते हैं, u से। हमने प्रारंभिक चाल u कर दिया, प्रारंभिक वेग u कर दिया, उसके प्रारंभिक वेग u हो गया। और समय कितना लगा उसका, समय मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगा उसको t समय पश्चात। t समय पश्चात वह यहाँ पर आया, तो हमने इसको यहां से मिला दिया, एक चतुर्भुज बन गया, हमारा आयत बन गया। इसके बाद मान लेते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ी तो चाल परिवर्तित हुई, तो अंतिम चाल क्या होता है, v से डिनोट होता है। तो यहीं से यहां तक मान लेते हैं कि वह अंतिम चाल यहां पर आया और अंतिम चाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। हमने इसको क्या कर दिया, यही सीध में हमने बना दिया त्रिभुज। क्यों त्रिभुज बनाए हैं, क्योंकि आगे हमको काम देगा हमारा प्रूफ करने का, ठीक है ना फार्मूला। तो ओ ए बी सी डी हमने नाम दे दिया, क्लियर।
तो आप लोग जानते हैं यह u है, यह v है, यह t है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे प्रूफ होगा जो देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी समय जिसे कहते हैं। अब त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब वेग परिवर्तन, देखिए वेग परिवर्तन कैसे होता है, आपको परिभाषा बताई गई होगी विस्थापन के लिए। विस्थापन के लिए क्या था? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही तो था। तो वेग परिवर्तन में क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समयांतराल, समय रहेगा ही। त्वरण ए से रहेगा ही। अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं? देखिए अंतिम वेग यही है u, हमने अंतिम वेग को, अंतिम वेग v है, अंतिम वेग v है तो v से माइनस प्रारंभिक वेग आपका u है बटे समय t हमने लिख दिया। अब देखिए t का तिरक गुणा हो सकता है, तो t का गुणा होगा किसमें? a में, तो क्या आ जाएगा? at और बराबर क्या बचेगा आपका? v माइनस u। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमारा माइनस यू है, माइनस यू अगर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है प्लस हमेशा मौजूद होता है। तो माइनस यू इधर आया प्लस यू, आपका प्लस 80 पहले से ही बराबर क्या आ गया? v, यानी v बराबर u प्लस 80 हमारे गति का प्रथम समीकरण का निगमन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो v बराबर u प्लस 80 गति का प्रथम समीकरण क्लियर होता है। अभी आप लोग नोट करेंगे इतना कि गति का प्रथम समीकरण आया कितना। अब त्वरण a बराबर क्या आया था, इसको लिख लीजिए। a बराबर क्या आया था? v माइनस यू अपान t, यह आपको याद रखना है। और आगे जो भी आएगा, या अगर t की वैल्यू चाहिए यहीं से, t इधर कर दीजिए, v माइनस यू, और a यहाँ पर भी तो आ सकता है। समय और त्वरण दोनों की वैल्यू आ गई, तो आपका गति का प्रथम समीकरण क्लियर होता है। आगे हम लोग गति के ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। अब द्वितीय समीकरण का निगमन होता कैसे, इसको जान लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। यह आपका बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कैसे होता है देखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण के लिए देखिए आपका क्या है, यस दूरी लिया गया है। चलिए दूरी ले लेते हैं। कहां से आपका चलना स्टार्ट किया था? ओ से। लिख लेते हैं बिंदु, कहां से? ओ से कहां तक? डी तक, या डायरेक्ट कहेंगे कि ओ ए बी सी डी तक चली गई दूरी। तो बिंदु रहने देंगे, ओ ए बी सी डी तक चली गई दूरी आकृति में, ठीक है ना, आकृति में चली गई दूरी। अब कहां से स्टार्ट हुआ है? ओ ए बी सी डी यहां तक चला गया दूरी है। अब आप लोग इसमें एक चीज ध्यान से देखेंगे कि क्या इसमें दो चित्र बने हुए हैं? जी हाँ, एक आपका फिगर यहाँ पर आयत बना हुआ है और ऊपर एक आपका त्रिभुज बना हुआ है। तो इसको दो भाग में तो हम बांट ही सकते हैं। पहला आपका भाग ले लीजिए, बराबर करके यही वाला है आपका बराबर में चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या आएगा? ओ ए सी डी, या चतुर्भुज ना कहकर डायरेक्ट कहिए आयत कहिए। आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस अगला क्या आपका त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ए बी सी का क्षेत्रफल हमने इतना लिख दिया। अब देखिए चली गई दूरी, दूरी को तो यस से ही डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यस बराबर क्या आ जाएगा? आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयत यही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग लिख देते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर बीच में क्या है? प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ए बी सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, या आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं। चलिए यस बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई किसके लिए है? आयत के लिए था। अब आयत देखिए, आयत यही है, लंबाई कौन है? ओ ए गुणे चौड़ाई कौन आपका दिया गया है? ओ डी।
प्लस 1/2 गुणे आधार किसके लिए है? त्रिभुज के लिए है। देखिए तब त्रिभुज के लिए 1/2 गुणे आधार, त्रिभुज का आधार कौन है? AC है, और गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब कौन है आपका? BC। हमने इसको भी लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यस बराबर आ जाएगा OA। अब OA का मान क्या है? OA का मान आपका U लिखा गया है तो हमने U लिख दिया, गुणे में OD लिखा गया है। अब देखिए OD की वैल्यू क्या है? OD की वैल्यू आपका T लिखा गया है तो हमने T लिख दिया। फिर बीच में क्या है आपका? प्लस 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। AC की वैल्यू क्या है? देखिए आपका अगर यह T हो सकता है यहां से यहां तक की दूरी, तो ये भी तो उसी के बराबर है, तो ये भी तो T ही होगा आपका। तो 1/2 गुणे AC की जगह हमने क्या लिख दिया? T। और अभी बचा है BC। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है? BC आपका यहां से यहां तक क्या है दूरी? V है। ध्यान से देखिए, यहां से यहां अंतिम चाल है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग V है और प्रारंभिक वेग U है। यह पूरा V है तो यह भी पूरा V ही तो होगा। यहां से यहां तक V है और यह U है तो ये भी क्या होगा? U ही है। अब देखिए हमको BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की वैल्यू कैसे आएगा? क्यों ना पूरे में से हम इसको बाहर कर दे तो हमको इतना वैल्यू प्राप्त होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, हम इतना गायब कर देंगे तो यही तो हमारा बचेगा। तो पूरा क्या है आपका? V है, तो V में से किसको निकाल देंगे? U को बाहर कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा BC। हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? V माइनस, ठीक है। लेकिन हमको V माइनस यू से कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि V माइनस यू है ना, इसके पहले ही आप लोग सॉल्व किए थे V बराबर U प्लस AT के लिए V माइनस यू। चलिए देखिए इधर T है, अगर A बटे में है, इधर अगर गुणे में क्या हो जाएगा? AT बराबर क्या बचेगा? V माइनस यू। यानी V माइनस यू की जगह हम AT लिख सकते हैं। तो हमने V माइनस यू की जगह क्या कर दिया? तो हम यहाँ पर V माइनस यू की जगह क्यों ना डायरेक्टली AT कर दें? क्यों? क्योंकि आपका BC चाहिए था, BC की जगह हम V माइनस यू और AT दोनों लिख सकते हैं। अब कहेंगे यही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूले के आधार पर सिद्ध करना है, ठीक है। तो आ जाएगा यस बराबर U का गुणा T में UT प्लस 1/2 A लिख दीजिए और T 2 बार है तो T का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो हमारा दूसरा भी समीकरण कंप्लीट हो गया। तो गति के 2 समीकरण हम लोग प्रूव किए। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे समीकरण में। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सब्जेक्ट में लिखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हमारा गति का तीसरा समीकरण बचा है। अब तीसरा समीकरण कैसे आता है ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिख देते हैं गति के तृतीय समीकरण का नियमन ग्राफीय विधि। चलिए देखिए इसके लिए भी तीसरे समीकरण में भी तो आपका दूरी आया है नहीं, तो इसके लिए भी दूरी ले लेते हैं। कैसे? अब की बार हम लोग क्यों ना एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। समलंब चतुर्भुज दिख ही रहा है, पहले तो चतुर्भुज और त्रिभुज लिए थे, अब की बार पूरी आकृति ले लीजिए। पूरी आकृति कौन है? आकृति कौन सी आकृति है? OABD। अब कहेंगे C क्यों नहीं? क्योंकि दूरी के लिए तो C लिया गया था ना, हमको पूरी आकृति लेना है तो OAB से D डायरेक्टली ले लेना है। तो OABD का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल लीजिए, ठीक है। या आकृति OABD द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। दूरी को किससे डिनोट करते हैं? यस से। अब आकृति आपकी दिख कैसी रही है? देखिए आपको पढ़ाया गया होगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो। तो दो भुजा समांतर है और दो भुजाएं असमांतर हो, हमने लिख दिया। यही है आपका एक समलंब बना हुआ है। समलंब चतुर्भुज है OABD। तो लिखेंगे यस बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। तो आ जाएगा यस बराबर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसको भी याद रखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग गुणे
उनके बीच की दूरी। यहाँ तक क्लियर है? तो आ जाएगा यस बराबर 1/2 कोष्टक में। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखिए समांतर भुजा कौन दिख रहा है? एक यह है और एक यह है। यह एक दूसरे के एकदम समांतर है, जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी यहाँ से यहाँ। तो समांतर भुजा कौन कौन सी हुई? एक AO हुआ, एक आपका BD हुआ। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर OA समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, यानी प्लस OA और प्लस क्या हो गया आपका BD और गुणे उनके बीच की दूरी। अब उनके बीच की दूरी कौन है? इन दोनों के बीच की दूरी यही तो आ रहा है AC चाहे OD, तो AC हम लिख रहे हैं, बीचों बीच की दूरी यही है आपका AC। हमने इसको भी लिख दिया। तो चलिए प्रूव करते हैं, वैल्यू रख के यस बराबर 1/2 लिखा गया है, लिख दीजिए कोष्टक में OA। अब देखिए OA की वैल्यू क्या है? U है, तो U हो जाएगा प्लस BD की वैल्यू क्या है? देखिए B से D की वैल्यू यही तो आपका V अंतिम वेग था, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो हमने क्या लिख दिया इसको V और गुणे है AC की वैल्यू क्या आपका लिखा गया है T। अब लेकिन इस हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू V² और U² तो आई नहीं है गति के तीसरे समीकरण के हिसाब से। तो क्या किया जाए? हम 2 का गुणा S में कर सकते हैं, तो 2S कुछ तो आया आपका, 2AS था तो 2S आया है बराबर, यानी इसका गुणा हो गया तो बचा क्या आपका U प्लस V और बगल में है आपका T समय है। अब देखिए T की वैल्यू हम लोग पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। T की जगह हम लोग V माइनस U अपान A लिख सकते हैं, V माइनस U अपान A लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो A बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो 2A का AS 2S का गुणे A में 2AS बराबर A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला होता है A² माइनस B²। A की जगह ये आपका V, क्योंकि यह माइनस वाला पहले ही यही लिया जाएगा, तो A माइनस B, A प्लस B का फार्मूला A² माइनस B²। अब माइनस U² है, इधर आएगा तो प्लस U² हो जाए। अब प्लस क्या लिखा गया है 2AS और बराबर क्या आपका V²। हमारा यह भी तीसरा समीकरण क्लियर होता है कि V² बराबर U² प्लस 2AS। तो गति के तीनों समीकरणों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। यह तीनों समीकरण बोर्ड पेपर के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं, इसको पुनः पढ़ाया जाएगा, पुनः बताया जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना? इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है? यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर, चौथा चैप्टर हमारा है समतल में गति, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में करेंगे, कल अध्ययन करेंगे। ठीक है? आज के लिए